दुनिया का नक्शा उठाइए और आंख मूंद कर उंगली रखिए। अगर आप 13 देशों पर उंगली रखेंगे तो गारंटी है कि उनमें से कोई एक देश ऐसा जरूर निकलेगा जिसे डोनाल्ड ट्रंप ने या तो नेस्तनाबूद करने की धमकी दी है या उस पर सचमुच बमबारी करवाई है। अब ट्रंप ने ओमान को उड़ाने की धमकी दी है। कोई फर्क नहीं पड़ता कि सामने वाला पुराना हमसाया है या कोई बेकसूर राहगीर, बस अपने अहंकार की तुष्टि के लिए हिट लिस्ट में नए नाम जोड़ते चले जाओ। लेकिन सवाल यह है कि एक महाशक्ति इतना क्यों खिसियाई हुई है? बीते दिन अमेरिका ईरान के बीच ऐसा क्या हुआ है कि बात ओमान को उड़ाने तक पहुंच गई? ईरान ने कुवैत पर हमला क्यों किया और क्या ये सीज फायर टूट जाएगा? नमस्ते, मैं हूं अंकुर और आप देख रहे हैं ललन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sharda University and Saluja Gold. Where the software engineer meets the gifted content writer. The world comes together at Sharda University. 50 दिन से जारी सीज फायर के बीच अमेरिका ने एक बार फिर ईरान पर हमला किया है। 27 मई को अमेरिका ने साउथ ईरान में बंदर अब्बास पोर्ट सिटी पर हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज की तरफ 4 ड्रोन्स दागे थे। इनका मकसद वहां मौजूद अमेरिकी फोर्स और हॉर्मूज से गुजर रहे जहाज़ों को डराना था। अमेरिका ने पहले ईरान के इन ड्रोन्स को गिराया, ऐसा उसका दावा है, और इसके बाद उसने बंदर अब्बास में मौजूद ड्रोन्स के ग्राउंड कंट्रोल स्टेशन पर एयर स्ट्राइक की। अमेरिका ने कहा कि यह हमला सेल्फ डिफेंस में था, यानी कि वो सिर्फ ईरान को अपनी तरफ आ रहे और ड्रोन्स दागने से रोक रहा था। अमेरिका के हमले के कुछ देर बाद ईरान ने भी जवाबी कार्रवाई की। उसने कुवैत में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी। ईरान ने कहा कि यह वही बेस है जहां से अमेरिका ने उसके बंदर अब्बास पोर्ट सिटी पर हमला किया था। 28 मई की सुबह कुवैत आर्मी ने बताया कि उसके एयर डिफेंस सिस्टम ने कई ड्रोन्स और मिसाइलों को रोका है। हालांकि उन्होंने इसकी संख्या या कि ये किस देश से आए थे इस पर कुछ भी नहीं कहा है। पिछले 3 दिनों में ये दूसरी बार है जब अमेरिका ने ईरान पर सेल्फ डिफेंस का हवाला देकर हमला किया है। लेकिन जब ट्रंप लगातार ये दावा कर रहे हैं कि ईरान के साथ डील कभी भी हो सकती है, तो फिर वो हमला करके सीज फायर टूटने का रिस्क क्यों ले रहे हैं? इसके लिए हमें ईरान स्टेट टीवी के एक दावे को सुनना होगा। ईरान के स्टेट टीवी ने 27 मई को दावा किया था कि उन्हें अमेरिका के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग MOU यानी समझौते का एक अनऑफिशियल फ्रेमवर्क मिला है। उसने डील की कुछ जानकारियां भी साझा की। इसके तहत ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज से कमर्शियल जहाज़ों की आवाजाही वापस शुरू करेगा। 1 महीने के अंदर इसकी फ्रीक्वेंसी जंग से पहले वाले लेवल तक पहुंच जाएगी। माने जंग से पहले जितने जहाज़ इस रास्ते से गुजर पा रहे थे वो फिर से बहाल हो जाएगा। अमेरिका ईरान के आसपास मौजूद अपने सैनिकों को वहां से हटाएगा। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में अमेरिका का नेवल ब्लॉकेड भी खत्म होगा। स्टेट टीवी ने बताया कि इस प्रस्ताव में सैन्य जहाज़ों को शामिल नहीं किया गया है। हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों की निगरानी ईरान और ओमान मिलकर करेंगे। दावा यह भी था कि ईरान ओमान के साथ मिलकर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को रेगुलेट करेगा। रिपोर्ट्स की माने तो ईरान ओमान को इस बात के लिए मनाने की कोशिश कर रहा है कि हॉर्मूज से गुजरने वाले जहाज़ों से टोल वसूला जाए। न्यूयॉर्क टाइम्स ने सूत्रों के हवाले से बताया कि ईरान और ओमान जहाज़ों पर सीधे टोल टैक्स नहीं बल्कि उनसे सेवाओं के बदले शुल्क लेने के बारे में सोच रहे हैं। इसके लिए दोनों देशों के बीच एक सिस्टम बनाने पर चर्चा भी हो रही है। असल में ईरान और ओमान ऐसे 2 देश हैं जिनके बीच से हॉर्मूज का रास्ता गुजरता है। ओमान दक्षिण में है। ईरान चाहता है कि दोनों मिलकर हॉर्मूज पर कंट्रोल रखें ताकि जंग जैसी स्थिति दोबारा बनने पर ईरान के पास बेहतर विकल्प मौजूद हो। लेकिन अगर ऐसा हुआ तो जंग खत्म होने के बावजूद हॉर्मूज पर एक तरह से ईरान का ही कंट्रोल रहेगा, जबकि जंग शुरू होने से पहले हॉर्मूज पूरी तरह से खुला हुआ था। ऐसे में शर्त के साथ हुई किसी भी डील को अमेरिका की हार के तौर पर देखा जा सकता है, जो जाहिर है ट्रंप कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेंगे। ईरान के इस दावे के कुछ ही देर बाद ट्रंप का इस पर जवाब भी आ गया था। व्हाइट हाउस की एक कैबिनेट ब्रीफिंग में उन्होंने कहा कि ईरान की शर्तें मनगढ़ंत हैं। डील में ऐसी कोई बात तय अभी नहीं हुई है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पूरी तरह से खुला रहेगा, इस पर किसी का कंट्रोल नहीं होगा। इसके बाद ट्रंप ने कुछ ऐसा कहा जिससे ईरान के अलावा पूरे मिडिल ईस्ट के कान खड़े हो गए। ट्रंप ने कहा कि ओमान जानता है अगर उसने हॉर्मूज पर ईरान का साथ दिया तो हम उसे भी तबाह कर देंगे। No, the strait's going to be open to everybody. And who would control It's it? international waters. Nobody's going to control it. We're going to watch over it. We'll watch over it, but nobody's going to control it. That's part of the
negotiation that we have. They would like to control it. Nobody's going to control it. It's international waters, and Oman will behave just like everybody else, so we'll have to blow them up. यानी अमेरिका मिडिल ईस्ट में सिर्फ अपने दुश्मन ईरान ही नहीं बल्कि अपने दोस्तों पर भी हमला कर सकता है, वही दोस्त जिनको वो सुरक्षा की गारंटी देते फिरता है। ओमान और अमेरिका के बीच 1790 से ही डिप्लोमेटिक और ट्रेड रिलेशंस चले आ रहे हैं। दोनों देशों ने 2009 में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भी साइन किया था। इसके अलावा ओमान अक्सर अमेरिका और ईरान के बीच मध्यस्थ की भूमिका भी निभाता रहा है। ओमान आमतौर पर कतर, सऊदी अरब और यूएई जैसे खाड़ी देशों की तुलना में अधिक शांत और पर्दे के पीछे की भूमिका में रहना पसंद करता है। 2015 में बराक ओबामा के कार्यकाल में भी जब अमेरिका और ईरान के बीच परमाणु समझौता हुआ था, उसकी बात चल रही थी, तब ओमान सीक्रेट बैक चैनल टॉक्स को मीडिएट कर रहा था, मध्यस्थ था। 28 फरवरी को जंग शुरू होने से पहले तक भी ओमान अमेरिका और ईरान के बीच समझौता कराने की कोशिश में लगा था। फरवरी की शुरुआत में ट्रंप के खास दूत स्टीव विटकॉफ और ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची मस्कट में, यानी जो ओमान की राजधानी है मस्कट, वहां पर न्यूक्लियर टॉक्स के लिए मिले थे, लेकिन वो बातचीत आखिरकार नाकाम रही थी। ईरान पर हमले से ठीक पहले ओमान के विदेश मंत्री सैयद बद्र बिन हमद अल बुसैदी ने CBS न्यूज़ पर बातचीत के लिए और समय मांगा था। जंग शुरू होने के बाद मार्च में ब्रिटिश मैगजीन द इकोनॉमिस्ट में लिखे अपने एक लेख में अल बुसैदी ने कहा था कि इसराइल के साथ युद्ध जारी रखकर अमेरिका मिडिल ईस्ट में अपनी साख को नुकसान पहुंचा रहा है। अल बुसैदी ने लिखा था, अमेरिका को यह तय करना होगा कि उसके असली राष्ट्रीय हित आखिर हैं क्या, और उसी हिसाब से उसे कदम उठाने होंगे। अगर शांत दिमाग से देखा जाए तो अमेरिका के हितों में मिडिल ईस्ट में परमाणु हथियारों के फैलाव को रोकना, तेल और ऊर्जा सप्लाई को सुरक्षित रखना और इस क्षेत्र में बढ़ते आर्थिक महत्व के बीच नए निवेश के मौके बनाना शामिल है। ये सभी लक्ष्य सबसे बेहतर तरीके से तभी पूरे हो सकते हैं जब ईरान अपने पड़ोसी देशों के साथ शांति से रहे। यही ऐसे साझा लक्ष्य हो सकते हैं जिन पर खाड़ी के सभी देश सहमत हो, लेकिन आज की इस तबाही और तनाव भरे माहौल से वहां तक कैसे पहुंचा जाए, ये असली चुनौती है। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार्स। सलूजा गोल्ड TMT। अब सही पकड़े हो कॉन्ट्रैक्टर बाबू, मजबूती सब कुछ है। मीडिएटर के अलावा भी ओमान अमेरिका के लिए बेहद ज़रूरी है। क़तर, बहरीन और सऊदी अरब की तरह वहाँ अमेरिका के स्थायी सैन्य अड्डे नहीं हैं, मिलिट्री बेसिस नहीं हैं, लेकिन ओमान के साथ उसने एक रक्षा समझौता ज़रूर किया है। इसके तहत अमेरिकी नौसेना ओमान के दक्षिण तट पर मौजूद दुक्म पोर्ट इस्तेमाल कर सकती है। इसके अलावा अमेरिकी एयरफोर्स ओमान का RAFO थुमरैट एयरबेस भी इस्तेमाल करती है। अमेरिका की मिलिट्री के पास मस्कट, सलालाह और मसीराह द्वीप की एयरफील्ड का एक्सेस भी मौजूद है। इसी के जरिए अमेरिका को स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज में भी निगरानी करने में मदद मिलती है। ऐसे में ये सवाल है कि ट्रंप की धमकी को कैसे देखा जाए। ईरान के साथ जंग लड़ते लड़ते ट्रंप अचानक अपने ही दोस्त को धमकी क्यों दे रहे हैं? ओमान को दी गई उनकी धमकी में कितना दम है, इसे कितना सीरियसली लिया जाए, एक्सपर्ट से समझते हैं। ये ट्रंप का फ्रस्ट्रेशन दिखाता है। ट्रंप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेटेड हैं क्योंकि वो ये जंग हार गए। हर तरह से दिख रहा है कि जिस कैलकुलेशन के साथ वो गए थे जंग में कि ईरान कोलैप्स हो जाएगा या डर जाएगा या जल्दी से अपने न्यूक्लियर मटेरियल हैंडओवर कर देगा, कुछ भी सच नहीं हो पा रहा। हाँ, ब्लॉकेड का बहुत बुरा असर हो रहा है ईरान की इकोनॉमी पे, पर वो बर्दाश्त कर रहा है। उसको लगता है कि भाई हमारे सर्वाइवल का मामला है। तो बहुत बड़ी गलती कर दी अमेरिका ने कि ईरान को एक कॉर्नर में पुश कर दिया सर्वाइवल के लिए। सर्वाइवल के लिए मुल्क कुछ भी करेगा। तो अब क्योंकि उसकी वजह से वो फ्रस्ट्रेटेड हैं, वो खुल नहीं रहा हॉर्मुज, या उस पर टोलिंग चाह रहा है ईरान, और ईरान ओमान से ही बातें कर रहा है। तो इस बात पे उनको गुस्सा आ रहा है, और ख़ासतौर से ये भी कि हम हैं वहाँ के राजा, ये छोटा सा मुल्क, इसकी क्या हिम्मत, क्या औकात। अब तक हमने अमेरिका ईरान फ्रंट की बात की। लेबनान के फ्रंट पर भी सीज़फायर के बावजूद जंग तेज हो रही है। ईद पर भी वहां बमबारी थमी नहीं है। इजरायली सेना ने लेबनान के 2 सबसे बड़े शहरों और जो ऐतिहासिक तौर पर महत्वपूर्ण भी हैं, टायर और नबातिये को पूरी तरह से खाली करने का फरमान जारी किया है। वहां के नागरिकों को कहा गया है कि अपनी जान बचानी है तो जहरानी नदी के उत्तर की तरफ भाग जाएं, क्योंकि इस नदी के दक्षिण का पूरा इलाका अब एक एक्टिव कॉम्बैट जोन यानी जंग का मैदान बन चुका है, ऐसा इजराइल का कहना है। दूसरी तरफ हिजबुल्लाह भी घुटने टेकने के मूड में बिल्कुल नहीं है। नबातिये ज़िले में इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के लड़ाकों के बीच बिल्कुल आमने सामने की यानी पॉइंट ब्लैंक रेंज पर झड़पें हो रही हैं। हिजबुल्लाह लगातार रॉकेट्स, तोपखाने और ड्रोन से पलटवार कर रहा है। इन सब की कीमत बेगुनाह लोग चुका रहे हैं। मार्च 2026 से लेकर अब तक लेबनान के भीतर 3200 से ज़्यादा लोग अपनी जान गंवा चुके हैं।
बमबारी और डर की वजह से अब तक 12 लाख से ज़्यादा लोग बेघर हो चुके हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह सब कब तक चलेगा। जाहिर है लेबनान फ्रंट पर भी जंग पूरी तरह तभी रुकेगी जब अमेरिका और ईरान के बीच कोई प्रॉपर एक डील साइन हो। अमेरिका और ईरान दोनों ही पक्ष दबाव में तो ज़रूर हैं, लेकिन झुकने को तैयार नहीं है। अमेरिका के नेवल ब्लॉकेड के बाद ईरान के पास समंदर से तेल बेचने के रास्ते पूरी तरह से बंद हैं। कच्चे तेल को स्टोर करने की जगह नहीं बची है और अर्थव्यवस्था का मुद्दा ऐसी परेशानी ईरान को दे रहा है कि 10 लाख से ज़्यादा लोग बेरोजगार हो चुके हैं। महंगाई लगातार बढ़ रही है। सरकारी खजाने को भी खासा नुकसान पहुंचा है इस जंग की वजह से। सरकार अब जनता से पानी, बिजली और पेट्रोल बचाने की गुहार लगा रही है। ईरान के पास प्लस पॉइंट ये ज़रूर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ के जरिए उसने अपनी बर्बादी का दर्द पूरी दुनिया में बांट दिया है। इस वजह से दुनिया अमेरिका में भी तेल गैस के दाम बढ़ रहे हैं। अमेरिका में नवंबर 2026 में मिड टर्म इलेक्शंस भी हैं, इसलिए ट्रंप बहुत लंबे समय तक आम जनता को परेशान नहीं रख सकते। यानी दोनों ही तरफ घरेलू दबाव है। बावजूद इसके दोनों पक्ष कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। कब तक उनके अहंकार की कीमत दुनिया चुकाएगी। पिछले कुछ हफ्तों से बार बार ऐसा होता है कि डोनाल्ड ट्रंप किसी डील की संभावना जताते हैं, शांति की उम्मीद बढ़ती है, फिर ऐन मौके पर पेंच फंस जाता है। ऐसा क्यों हो रहा है, हमने जानकारों से इस मामले पर बात की। इसलिए बोलते हैं वो क्योंकि उनकी आदत है अपने आप को बढ़ाना चढ़ाना और अपने करतूतों को का बोलबाला करना। दूसरी बात यह वो मार्केट संभाल रहे हैं। तीसरी बात यह है कि वो अब भी जिद पे अड़े हुए हैं और उनकी समझ में ये नहीं आ रहा कि हम इतने ताकतवर तो ईरान मान क्यों नहीं रहा। ये उनकी अकल के परे है, पर तो उसकी वजह से वो समझते हैं कि हर बार करीब है। ये भी हो सकता है कि कुछ ऐसे इंडिकेटर्स मिल रहे हैं कि बस होने ही वाला है उनको मीडिएटर्स से, पर ईरान को भी यही लगता है कि डील होने ही वाला है। खासतौर से अब पिछले 1-2 दिन से जो ईरान से भी जो बातें आ रही हैं उससे ऐसा लग रहा है ईरान को भी अंदाजा है। पर ईरान को चाहिए कुछ शर्तें इससे पहले कि खुले, यानी कि उसके एसेट्स डीफ्रीज हों, कुछ उसको भी राहत मिले और फिर आगे की बातें होंगी। अभी तो न्यूक्लियर पे तो वो कुछ बात ही नहीं करना चाह रहा ईरान। अभी तो कह रहा है कि चलो हॉर्मुज पे भी बात कर लेते हैं, ब्लॉकेड पे बाद में करेंगे न्यूक्लियर पे। ट्रंप दिखाना चाह रहे हैं कुछ न्यूक्लियर, क्योंकि वो दिखाए बगैर उनकी साख और उनकी पॉलिटिकल बेस भी इफेक्ट हो रही है अमेरिका में। क्योंकि लोग कहेंगे, दोनों तरफ वाले, प्रो इजराइल वाले भी कहेंगे कि भाई क्या निकला आपके पास हासिल हुआ, और जो इस जंग के खिलाफ थे वो भी ये कहेंगे। तो दोनों तरफ ये कशमकश है। बड़ी खबर यहीं तक, अब सुर्खियों की बारी। पहली खबर मौसम से जुड़ी है। यूनाइटेड नेशंस यानी संयुक्त राष्ट्र के विश्व मौसम विज्ञान संगठन ने चेतावनी दी है कि 2030 से पहले दुनिया इतिहास का सबसे गर्म साल देखने वाली है। रिपोर्ट के मुताबिक 86% ऐसी आशंका है कि 2026 से 2030 के बीच कोई एक साल 2024 की भयंकर गर्मी का भी रिकॉर्ड तोड़ सकता है। अब तक का सबसे गर्म साल हो सकता है। इस आग में घी डालने का काम करेगा अल नीनो। ये मौसम का एक पैटर्न है जिसमें प्रशांत महासागर की सतह का पानी गर्म हो जाता है और वो गर्मी हमारे वायुमंडल में घुलने लगती है। वैज्ञानिकों का अनुमान है कि इसी बरस के आखिर तक अल नीनो का असर दिखने लगेगा। अगर ऐसा हुआ तो 2027 ही अब तक के रिकॉर्ड का सबसे गर्म साल बन सकता है। इन परेशानियों की सबसे बड़ी वजह है जीवाश्म ईंधन, फॉसिल फ्यूल्स यानी कोयला, पेट्रोल और डीजल का लगातार जलना। इससे जो कार्बन डाइऑक्साइड निकल रही है वो धरती की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस नहीं जाने दे रही। इसका असर अब जानलेवा हो चुका है। यूएन के क्लाइमेट चीफ साइमन स्टिल ने बताया कि ग्लोबल हीटिंग की वजह से दुनिया भर में हर एक मिनट में एक इंसान की मौत हो रही है। खतरे और भी हैं। पेरिस समझौते में तय हुआ था कि धरती के तापमान को 1.5 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा नहीं बढ़ने देना है, लेकिन अब 75% आशंका है कि 2026 से 2030 के बीच का औसत तापमान इस आंकड़े को पार कर जाएगा। दूसरा, बर्फ से ढका आर्कटिक इलाका दुनिया के औसत के मुकाबले 3 गुना ज़्यादा तेज़ी से गर्म हो रहा है। इसके अलावा बारिश का पूरा सिस्टम बिगड़ने वाला है। अगले 5 सालों में अमेज़न के जंगलों में सामान्य से ज़्यादा सूखा पड़ने की आशंका है, जबकि उत्तरी यूरोप और साइबेरिया जैसे इलाकों में बेहिसाब बारिश हो सकती है। लबोलुबाब यह है कि आने वाले सालों में हमें कोयले और तेल की लत को छोड़कर क्लीन एनर्जी की तरफ तेज़ी से बढ़ना होगा, जो अब पहले से सस्ती भी है। अब आखिर में बात डोनाल्ड ट्रंप की, सुनहरे बालों वाले ट्रंप की, 700 किलो के ट्रंप की, बकरीद में नीलामी के लिए तैयार खड़े ट्रंप की। तस्वीर देखिए, ये बांग्लादेश का एक भैंसा है, 700 किलो का एक अल्बिनो यानी सफ़ेद भैंसा।
काले मवेशियों के बीच एकदम अलग गोरा चिट्टा और इसके माथे पर सुनहरे बालों का गुच्छा लहरा रहा है, जिसे देखते ही भैंसे के मालिक जियाउद्दीन वृद्धा के भाई ने इसका नाम रख दिया डोनाल्ड ट्रंप। कौन जानता था कि यही नाम आगे चलकर इस भैंसे के लिए इम्यूनिटी का काम करेगा और ऐसा जादू करेगा कि असैसिनेशन अटेम्प्ट भी फेल हो जाएगा। बकरीद का बाजार गर्म था, सो ये भैंसा कुर्बानी के लिए बिक चुका था। छुरी बस चलने ही वाली थी कि इंटरनेट की दुनिया ने अपना रंग दिखाया और ये भैंसा वायरल हो गया। लोग असली सुपर पावर को देखने उमड़ पड़े। बात सरकार तक पहुंची और आखिरी मौके पर बांग्लादेश के गृह मंत्री सलाहुद्दीन अहमद ने दखल दिया। गृह मंत्री ने सिक्योरिटी का हवाला देकर कुर्बानी रुकवा दी। खरीदार और उसके पैसे वापस लौटा दिए गए खरीदार को। और अब इस डोनाल्ड ट्रंप को ढाका के नेशनल चिड़ियाघर में भेज दिया गया है ताकि लोग इसे वहां आराम से देख सकें। सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं कि डोनाल्ड ट्रंप नाम में ही कोई लूप होल है, कोई जादू है। ये भैंसा भी अपना असैसिनेशन अटेम्प्ट सरवाइव कर गया। खैर, जो भी हो, डील मेकिंग तो इस भैंसे ने की है। ट्रंप को इस भैंसे से नेगोशिएशन के कुछ गुण जरूर सीखने चाहिए। आज का दुनियादारी यहीं समाप्त होता है। अपना और अपनों का ख्याल रखिए। देखते रहिए दी ललन टॉक। शुक्रिया, शुभ रात्रि।